नमस्कार साथियों, ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र। इसकी 21 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ही 22वीं क्लास है। साथियों, किसी अपरिहार्य कारण से क्लास अभी तक नहीं आ पाई थी, अब आगे कहानी चलेंगी। तो आइए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सामान्य सभा करती है। प्रश्न नंबर 92 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रीगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लाडविन जेब कार्यवाहक महासचिव बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामान्य सभा के नॉर्वे के ट्रिगवेली को स्थायी महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। इन्होंने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्षों का कार्यकाल संपूर्ण कार्यकाल 2 वर्ष 2 फरवरी 1946 10 नवंबर 1952 तक पूर्ण करने के बाद 1951 में पुनर्नियुक्ति प्राप्त की, किंतु 1952 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। प्रश्न नंबर 93 है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिगवेली। अगला प्रश्न है 94, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोफी अन्नान। प्रश्नकाल में घाना के प्रश्नकाल में घाना के कोफी अन्नान जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं। प्रश्न 95 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोफी अन्नान। प्रश्न 96 है, संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एचिसन प्रस्ताव 1950। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव एचिसन प्रस्ताव 1950 पर आधारित था। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द गॉल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ ना तो आएंगे एवं ना विरोध करेंगे। इस आंदोलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो रूमेल, बर्मा के प्रथम प्रधानमंत्री यू नू, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो तथा घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमाह ने भाग लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय अधिकारी बी के कृष्ण मेनन ने वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र में
किया था? द गाल चार्ल्स डी गाल का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, वे फ्रांस के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 98 है, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फिदेल कास्ट्रो। निम्न में कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल गद्दाफी। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल गद्दाफी। प्रश्न नंबर 101 है, गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड। तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1961 में हुआ, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। यह सम्मेलन यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल टीटो। प्रश्न नंबर 105 है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 106 है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 107 है, भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा 1983 में। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में प्रथम बार 7 से 12 मार्च 1983 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन था। इसका नवीनतम 16वां शिखर सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में 26 से 31 अगस्त 2012 के मध्य आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 108 है, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी? तो इसकी सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बाडुंग सम्मेलन में। नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग सर्वप्रथम बाडुंग सम्मेलन में उठाई गई थी। बाडुंग सम्मेलन का क्षेत्रीय समस्याओं तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि निरस्त्रीकरण और विश्व शांति सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाए। इस सम्मेलन ने अफ्रीकी, एशियाई, यूरोपीय एवं लैटिन अमेरिकी लोगों तथा नई विश्व व्यवस्था में इनकी इच्छित भूमिका के बीच खाई पाटने में पूर्ण सहयोग दिया। प्रश्न नंबर 109 है, गुट निरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लुसाका 1970, अल्जीरियस 1973। गुट निरपेक्ष का तीसरा शिखर सम्मेलन 8 से 10 सितंबर 1970 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में था तथा चौथा शिखर सम्मेलन 5 से 9 सितंबर 1973 में
अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स नगरों में आयोजित हुए थे, जबकि गुटनिरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन 7 से 11 मार्च 1983 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पहला सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में मनाया गया। दूसरा सम्मेलन 5 से 10 अक्टूबर 1964 मिस्र की राजधानी काहिरा में, और पांचवा सम्मेलन 16 से 19 अगस्त 1976 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया। छठा सम्मेलन 3 से 9 सितंबर 1979 क्यूबा की राजधानी हवाना में आयोजित हुआ। आठवां सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1986 जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में आयोजित हुआ, और नौवां सम्मेलन 4 से 7 सितंबर 1989 यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हुआ। और 10वां सम्मेलन 1 से 6 सितंबर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया। 11वां सम्मेलन 14 से 20 अक्टूबर 1985 कोलंबिया के शहर कार्टगेना में आयोजित हुआ, और 12वां सम्मेलन 29 अगस्त से 3 सितंबर 1998 दक्षिण अफ्रीका की राजधानी डरबन में आयोजित किया गया। 13वां सम्मेलन 20 से 25 फरवरी 2003 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। 14वां सम्मेलन 11 से 16 सितंबर 2006 क्यूबा की राजधानी हवाना में आयोजित हुआ। 15वां सम्मेलन 11 से 16 जुलाई 2009 मिस्र के शर्म एल शेख में आयोजित हुआ। 16वां सम्मेलन 26 से 31 अगस्त 2012 ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित हुआ। 17वां सम्मेलन 13 से 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला के पोर्लामार शहर में आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 110 है, निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता। बाकी शांतिपूर्ण अस्तित्व और एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना, ये पंचशील सिद्धांत में आते हैं। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें पंचसूत्र अथवा पंचशील कहते हैं। ये सिद्धांत एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी शक्तिशाली देश के पक्ष अथवा विपक्ष में न रहकर तटस्थता की भूमिका निभाना है। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यथार्थवाद। प्रश्न नंबर 112 है, पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू से। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेख से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहीं से ये शब्द लिया था। 29 अप्रैल 1945 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते पर सर्वप्रथम इन पंच सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई। प्रश्न नंबर 113 है, पंचशील की प्रस्तावना किसने की थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नेहरू ने। पंचशील की प्रस्तावना
पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा की गई थी। पंचशील 5 सिद्धांतों का समूह है जिसमें शामिल हैं क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण के सिद्धांत का पालन करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना बनाए रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। भारत की विदेश नीति आधारित है इस एक पर, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्षता पर। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता असंलग्नता पर आधारित है। इस नीति के तहत अपने साथ दूसरे देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता व अखंडता एवं उनकी सुरक्षा में हस्तक्षेप न करना तथा किसी भी पक्ष में न रहकर निष्पक्ष की भूमिका में रहना है। प्रश्न नंबर 115 है भारतीय विदेश नीति आधारित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, असंलग्नता पर। प्रश्न नंबर 116 है भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार। पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। विकल्पों में दिए गए शेष उद्देश्य भारतीय विदेश नीति में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 117 है दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता में। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता कायम रखने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। 8 जनवरी 1984 को ब्रुनई तथा 28 जुलाई 1995 को वियतनाम इसके सदस्य बने। लाओस और बर्मा म्यांमार ने 23 जुलाई 1997 को इसकी सदस्यता ग्रहण की। कोलंबिया ने इसकी सदस्यता 30 अप्रैल 1999 को ग्रहण की। प्रश्न नंबर 118 है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये प्रश्न विवादित रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 119 है आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका संगठन का एक सदस्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। प्रश्न नंबर 120 है 120 है आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 5। प्रश्न नंबर 121 है सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका सही जवाब बनेगा सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। 8 अगस्त 1967 को स्थापित आसियान का तत्कालीन उद्देश्य सदस्यों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देना था। प्रश्न नंबर 122 है गतिविधियों के संदर्भ में दक्षिण सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नाटो से। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षिण सार्क की तुलना नाटो से
नहीं की जा सकती है, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है और यही सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित संगठन है। जबकि दक्षिण एशिया के आठ आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: दक्षेश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। 1 मार्च 2014 में दक्षिण के महासचिव अर्जुन बहादुर थापा हैं। प्रश्न नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेश के कार्य पद्धति का आधार है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आम सहमति। दक्षेश अथवा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। दक्षेश के चार्टर में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेने की चर्चा की गई है। इस संगठन का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 124 है, निम्न में कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना। विश्व व्यापार पर नजर रखने एवं उनके नियमों का पालन करने हेतु विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में की गई। गैट वार्ताओं का दौर समाप्त होने के बाद गैट के स्थान पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आया। शेष तीनों विकल्पों का तात्पर्य उत्तर दक्षिण संवाद से है। प्रश्न नंबर 125 है, गैट के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन WTO। प्रश्न नंबर 126 है, वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से निम्नलिखित में किसकी स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, WTO। वार्ताओं के उरुग्वे चक्र के सदस्य WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता अर्थात गैट था। आर्थर डंकल प्रस्ताव का संबंध भी WTO से है। सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। सामूहिक सुरक्षा का आधार है एक के लिए सब और सबके लिए एक, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाता है। इस व्यवस्था में सभी राज्य आक्रमणकारी को पहचानते हैं। प्रश्न नंबर 128 है, सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, सही है। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है, ये गलत है। एक सबके लिए और सबके लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, सही है। यह यथास्थिति का विरोधी है, तो यह भी गलत है। तो सही जवाब बनेगा 1 और 3।
सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो इसका सही जवाब बनेगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में। सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के मध्य अमेरिका में हुआ था। इस सम्मेलन का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 50 संबद्ध देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन चार्टर की रचना हुई थी। प्रश्न नंबर 130 है, यूरोपियन यूनियन के कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 25। यूरोपियन संघ के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 28 है। प्रश्नगत वर्ष 2004 की इनकी संख्या 25 थी। 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया एवं रोमानिया तथा 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इस संघ के सदस्य बने। संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग तथा नीदरलैंड शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है, जो सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होती है। प्रश्न नंबर 131 है, दक्षिण सार्क एक है, तो इसका सही जवाब बनेगा, ये एक संगठन है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये प्रश्न विवादित रहा है। दक्षिण सार्क के चार्टर में उल्लेख किया गया है कि यह एक संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लोगों का कल्याण तथा शांति को बढ़ावा देगा। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण रहन सहन हेतु प्रयासरत रहेगा। प्रश्न नंबर 132 है, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 8। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क दक्षिण एशियाई के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। उन्नीस सौ 85 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन। प्रश्न नंबर 134 है, सार्क दक्षिण कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1985 को। साथियों, अभी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्यों साथियों की स्वास्थ्य सही ना होने के कारण मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया था। अब लगातार वीडियो कंटिन्यू चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।